तो मतलब अब बेटा दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि सैटरडे 12 बजे आपका टेस्ट और संडे सुबह 8 से 10 आपकी न्यूमेरिकल क्लास हुआ करेगी। अगर हम लोग बहुत चूजी हो सर जाएंगे और अगर हम लोग बहुत चूजी हो जाएंगे और एक टाइम निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई यही टाइम फिक्स हो जाए जो कि सब लोगों के लिए कंफर्टेबल हो, तो शायद आप लोगों के साथ मैं मिला के वी आर 20 पीपल और 20 के 20 लोग 24 में से किसी एक घंटे पर सेटिस्फाई हो जाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं कभी मुझे कभी आपको थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा चीजों को। बट जिस किसी का भी मिस हो जाए, प्लीज डू टेल मी कि सर आज मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली वीडियोस तो हम शेयर करते ही हैं, बट स्टिल फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप बेटा किसी भी टाइम पर फोन कर लिया करो, आप बोला करो मेरे को कि सर आप करा दो। अगर मुझे, जैसे मेरी 12th की क्लास होती है बेटा रात को 8:15 बजे से पौने 10 बजे तक क्लास होती है वो, ठीक है। बट वो सिर्फ 3 ही दिन है, ठीक है। उन 3 दिनों में अगर आप कहोगे कि सर आप आज लेट करा दो या 7 बजे से करा दो, तो मैं तब भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए हम इसको संडे 8 to 10 ही रख रहे हैं, जो कि मैक्सिमम कंसेंसस है, ठीक है। सर बस मुझे एक चीज पूछनी थी सर, ये जो न्यूमेरिकल क्लास होगी सर, ये इसी संडे से स्टार्ट हो जाएगी? हाँ बेटा इसी संडे से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी एक बच्चे ने बोला ना कि उनका 31st को पेपर है, तो मैं उससे पहले पहले ही लेने की कोशिश करूँ, ठीक ठीक है है। सर। चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। अब बेटा लॉज ऑफ मोशन में अगर हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली व्हाट सीबीएसई इज गाइडिंग अस कि भाई ये एक चैप्टर का आपका कोर्स है और आपको विद इन दीज मतलब जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर कराना है, तो ये चैप्टर बड़ा छोटा सा हो जाता है फिर। बट हम उन गाइडलाइंस के अंदर बंद के इसको नहीं करा सकते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस लॉज ऑफ मोशन में सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को उसने बोला है कि आपको उसको डिटेल में नहीं करना है। बट अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में नहीं करेंगे, देन हाउ विल आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, और हाउ विल यू क्रिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो हमें हर एक चीजों को उसी हिसाब से करना है, उसी डिटेल के साथ करना है। तो स्टार्ट विद लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, और इसमें जो सबसे पहला लॉ ऑफ मोशन है बेटा वो है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? तो लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं या मैं बोल दूं, आप बाद में नोट डाउन कर लेंगे व्हाइल वाचिंग द वीडियोस। सर आपने पहले भी थोड़ा चैप्टर कराया था, उसमें आपने सर लिखवाया था कुछ। लिखवाया था, बट कुछ बच्चे नए हैं ना बेटा इसमें, अभी सब उनसे पूछ रहा हूं मैं। ओके सर। चलो थ्रू भी कर सकते हैं वीडियो को। तो स्टेटमेंट, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट स्टेट्स दैट a body is said to be in uniform motion, a body, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, it states that every body in this universe remains at rest or in uniform motion unless until an external force is applied on it. Everybody in this universe remains at rest or in uniform motion unless until an external force is applied on it. कहने का मतलब अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है तो दैट बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट, और अगर वो मोशन में है then that body will continue to be in motion unless until we apply a force to change its state of configuration or state of rest or state of motion. लेट्स से कि ये रेस्ट पर है और मैंने यहां से बेटा एक फोर्स लगाया, तो रेस्ट से मूव करके अगर ये यहां आ जाती है तो ये बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई, ठीक है। लेकिन जितना ऑपोजिशन इसने ऑफर करा वो ऑपोजिशन ऑफर्ड इज कॉल्ड इनर्शिया। एट द सेम टाइम अगर हमारे पास कोई बॉडी है विच इज इन मोशन एंड इट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, और आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो,
एंड विद इन दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस ये बॉडी आके रुक जाती है, यहाँ पे आके ये बॉडी रुक गई। तो इसका मतलब इस स्टॉपिंग डिस्टेंस में बॉडी रुक गई, नाउ इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी को आपने मोशन से रेस्ट पे लाने की कोशिश करी, तो ये क्या करेगा, एक ऑपोजिशन ऑफर करेगा। लाइक अगर आप भागते हुए चले जाओ बहुत स्पीड से और सडनली आपको रुकने के लिए बोल दिया जाए या आपके सामने कोई आ जाए, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टॉप द मोमेंटम ऑफ योर बॉडी। आपको अपने बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने में कुछ ऑपोजिशन ऑफर करना पड़ता है। दैट ऑपोजिशन ऑफर्ड इज कॉल्ड इनर्शिया। दैट ऑपोजिशन ऑफर्ड इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज any change, tendency of a body to oppose any change in its state of rest or of uniform motion। यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट पे आने की कोशिश करेगी, तो भी इनर्शिया विल कम इनटू प्ले और बॉडी अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगी, अपोज करने की कोशिश करेगी, अपने अंदर आने वाले चेंजेस को अपोज करने की कोशिश करेगी। लाइकवाइज अगर बॉडी रेस्ट पर थी तो रेस्ट से अगर वो मोशन में जाने की कोशिश करती है तो भी वो अपने अंदर आने वाले चेंजेस को अपोज कर रही होती है। तो इसी टेंडेंसी को बोला जाता है इनर्शिया। अब एक इंपॉर्टेंट बात, मान लो कि कोई बॉडी है, there are two bodies of different masses and there is a significant difference between the masses of the two bodies। एक बॉडी का मास बहुत ज्यादा है, दूसरी बॉडी का मास बहुत कम है। ठीक है, इस चैप्टर में मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास के बिना आप कोई भी चीज को ऑब्जर्व यहाँ पर कर ही नहीं सकते, किसी फिनोमेना को भी नहीं ऑब्जर्व कर सकते, लाइक इनर्शिया आल्सो। ठीक है, अब ऑब्वियसली कोई एक बॉडी है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, यू विल नॉट डेयर टू कैच दैट बॉडी अगर वो हैवी है। ऑब्वियसली बाय लुकिंग एट बॉडी हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो बॉडी हैवी है या फिर लाइट है। फॉर एग्जांपल एक काइट है, एक पतंग है, अगर ऊपर से आ रही है तो हम लोग उसको कैच करने की कोशिश कर लेंगे, ठीक है। बट ऊपर से अगर लेट से एक डंबल गिरने लगे तो डंबल की शेप देख के समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो हैवी होगा, सॉरी इसको कैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो हो क्या रहा था, काइट हल्की है तो उसके अंदर उसका जो मास है कम होगा, मास कम होगा तो उसको कैच करने में आपको हर्ट नहीं होगा, आप उसको कैच इजीली कर पाओगे। यानी कि जो भी कोई ऑपोजिशन वो बॉडी ऑफर करेगी, यू विल बी एबल टू बियर दैट ऑपोजिशन। बट अगर एक हैवी डंबल ऊपर से गिरने लगे एंड यू ट्राई टू कैच इट, तो वो जो डंबल होगा क्योंकि वो बहुत हैवी है तो वो अपने साथ इनर्शिया भी ज्यादा कैरी करेगा, तो आपको ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर करना पड़ेगा उसको उसके मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी which is responsible for inertia। So physical quantity which is the measure of inertia, which is the measure of inertia in a body, physical quantity which is the measure of inertia in a body, and your answer is mass। So mass is the physical quantity which gives you the measure of inertia in a body। ठीक है, इतना तक का पार्ट सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now the next thing is types of inertia। Okay, types of inertia क्या है? जब हम types of inertia की बात करते हैं तो बेटा there are three types of inertia। So we have three types of inertia। First, inertia at rest। दूसरा, inertia of motion।
and the third one is inertia of direction. अच्छा, आज मैं आपके साथ तीन इनफैक्ट 2 असाइनमेंट्स आज आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है? वो आपके एमसीक्यूज होंगे, ठीक? Those are 2 different sets of न्यूमेरिकल्स और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे संडे को। तो आप उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने आप से, ठीक है? तो संडे को हम 1 बाय 1 सभी का डिस्कशन करते चलेंगे, ओके? हाँ बेटा। तो वो कौन से टॉपिक्स होंगे दोनों? जो न्यूमेरिकल्स की हमने बात की है, वेक्टर्स और प्रोजेक्टाइल। ओके सर। ठीक है। इनर्शिया एट रेस्ट। तो सबसे पहले अगर मैं इनर्शिया एट रेस्ट की बात करूं तो आप सभी लोग इसकी इलस्ट्रेशंस के साथ बहुत फेमिलियर हैं। आपने क्लास 10th 9th में इनफैक्ट इसकी इलस्ट्रेशन सबसे पहली बार पढ़ी थी। और अगर हम इनर्शिया एट रेस्ट की बात करते हैं तो द बेस्ट इलस्ट्रेशन इज दैट यू आर सिटिंग इन अ कार, ठीक है? और सडनली इट स्टार्ट्स ऑफ, ठीक है? और वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट विल हैपन टू यू? जब आप कार में बैठे हो तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन कांटेक्ट विद द कार, ठीक है? और क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कांटेक्ट में है, एज द कार स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड तो लोअर पार्ट आल्सो मूव्स विद द कार इन फैक्ट, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राइज टू काउंटर द मोशन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अब जब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे की तरफ जाएगा, सॉरी लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आगे की तरफ जाएगा तो अपर पार्ट कहां जाएगा? बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है? इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगी टू रिमेन यू इन अ स्टिल पोजीशन, ठीक है? स्टैटिक पोजीशन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया एट रेस्ट। अब जब हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, नाउ व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? अब जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि ऊपर से अगर एक हैवी बॉडी गिरे तो आप उसको रोकने के लिए आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी ना, उसको कैच करने के लिए आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी। नाउ इट इज ऑलवेज इजियर टू कैच अ प्लास्टिक बॉल, ठीक है, देन टू कैच अ क्रिकेट बॉल, ठीक? या फिर इट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू कैच अ फुटबॉल विच इज कमिंग एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से 200 किलोमीटर पर आवर, तो यू विल नॉट एबल टू कैच दैट बॉल। लेकिन यही बात अगर आप क्रिकेट बॉल के साथ कहते हैं तो क्रिकेट बॉल को तो आप कैच करते हो, लेकिन वहां पर भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, मास कंपैरेटिवली और कम हो जाता है उसका, यानी दैट इज 153 ग्राम्स ओनली, और बट इट इज वेरी हार्ड। लेकिन यही अगर आपके पास एक शटल कॉक हो तो शटल कॉक इज कमिंग एट अ स्पीड ऑफ लेट्स से रेट ऑफ नॉट्स पे आ रही है और आप उसको कैच कर लेते हैं, ठीक है? जनरली जितने भी शटलर्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर शटल कॉक आके लग जाती है तो वो हर्ट नहीं करती, बिकॉज द अमाउंट ऑफ इनर्शिया विच इट इज कैरिंग विद इटसेल्फ वो काफी कम है, यानी कि मास काफी कम है, क्योंकि मास इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनर्शिया इन अ बॉडी, ठीक है? तो मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। अब जब हम मोशन की बात कर रहे हैं तो लेट्स से टेक सेम एग्जांपल ऑफ द मूविंग कार। लेट्स से अ कार इज मूविंग एट अ सर्टेन स्पीड, ठीक है? और दूर दूर तक एक लॉन्ग हाईवे है और आपको स्ट्रेट हाईवे पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है? और ऐसे वाली सिचुएशन में जनरली लॉन्ग ड्राइव्स में वी बिकम अ बिट केयरलेस कि भाई चलो ठीक है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, एक स्पीड से हम चलते चले जा रहे हैं, बट सडनली समहाउ कहीं से लेट्स से कि कोई एक एनिमल आ जाए, ठीक है? लेट्स से कि कोई एक बच्चा आ जाए, ठीक है? या आपको सामने रोड पर कोई एक खड्डा दिखाई दे जाए तो अब आप क्या करोगे? अब आप सडनली ब्रेक अप्लाई करोगे, एंड व्हाइल अप्लाइंग द ब्रेक व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट योर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूविंग, इज लीनिंग फॉरवर्ड। अब वो आगे की तरफ गिर रहा है, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कहां जा रहा है? पीछे की तरफ। एंड व्हाई इट इज मूविंग बैकवर्ड्स? बिकॉज क्योंकि आपने ब्रेक्स अप्लाई करे तो क्या अप्लाई करा आपने? रिटार्डेशन। द एक्सेलरेशन इज रिड्यूसिंग। Now, due to that reducing acceleration, lower part of the body goes backwards and upper part leans forwards. ठीक है? Yes sir. So this is called inertia of
सर आप एक बार ये दोबारा समझा दोगे? बेटा मूविंग कार में, अच्छा चलो कार की बात ना करें, बाइक, आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो एंड सडनली आप ब्रेक अप्लाई करते हो, तो आपकी बॉडी आगे की तरफ गिरती है ना व्हाइल अप्लाइंग द ब्रेक्स, यस सर। ठीक है। व्हाई इट हैपेंस, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कहाँ जा रहा था, मोशन में था, अपर पार्ट ने उसको काउंटर कर रखा था टू मेक योर बॉडी स्ट्रेट। लेकिन सडनली जब आपने ब्रेक अप्लाई करा तो लोअर पार्ट कम्स टू द रेस्ट, तो अपर पार्ट को कहाँ जाना चाहिए काउंटर करने के लिए, आगे की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है सर्कुलर मोशन। अगर आप सर्कुलर मोशन में हैं, लेट्स से अ व्हील इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो अगर रोड के ऊपर मड है या वाटर है, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि मड के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में जाते हैं ना। इफ द व्हील इज रोटेटिंग लाइक दिस, आप कार में बैठे हो अपनी में और आप सामने चलती हुई एक बाइक को देख रहे हो, तो बाइक का जो पिछला टायर होता है उससे जो मड होती है वो ऐसे निकल के पीछे की तरफ आती है। नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्शन, दिस इज टेंजेंशियल, दिस डायरेक्शन इज टेंजेंशियल। अच्छा दूसरा, आप दिवाली के ऊपर, ठीक है, वो चक्र चलाते हो ना, ठीक है, जमीन पे वो चक्री चलाते हो ना, यस सर। तो जब आप उसको एक फायर प्रोवाइड करते हो एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग लाइक दिस, तो वहां से जो फ्रेगमेंट्स होते हैं फायर के, ठीक है, वो कहाँ निकल रहे होते हैं, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स जा रहे होते हैं वो भी। हाँ जी सर। तो आप जिस भी किसी जगह पर देखेंगे तो उससे वो टेंजेंशियली आउटवर्ड्स जा रहे होंगे। या फिर आपने कभी उसको देखा होगा जो नाइफ वगैरह को शार्प करने के लिए आता है, ठीक है, या किसी को आपने ड्रिलिंग करते हुए देखा हो या कटिंग करते हुए देखा हो। आजकल जो पाइप्स होती हैं या जो रॉड्स होती हैं, जैसे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वो जो रॉड्स वगैरह की कटिंग होती है, सरिये की कटिंग होती है, आपने वो होते हुए देखी हो, तो हर बार आप ये देखेंगे कि वहां से जो चिंगारियां निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स निकलती हैं। दैट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और बेहतर तरीका है इसको समझने का कि अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की लेट्स से कि कोई एक सर्टेन लेंथ है, मान लो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से मूव कराना शुरू कर दूं, जैसे कि ये रहा, अगर मैं इसको, वेट अ मिनट, मैंने इसको यहाँ बांधा और ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सस्पेंडेड लाइक दिस, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे रोटेट कराना शुरू कर दूं, अभी तो आपको दिखेगा, अब है ना, तो जब भी कभी मैं इसको छोड़ूंगा तो ये कैसे गया, टेंजेंशियली आउटवर्ड्स, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे कि आपके पास आजकल 15 गया है, आपके घर में पतंग का धागा, आप उसमें एक छोटी लेट से कि पेन का कैप आप उसमें बांध के उसको ऐसे ऐसे रोटेट करके देखें, एंड ईच टाइम व्हेनेवर यू लीव इट, it will move in a certain direction, and that direction is always tangential to the circle, या tangential to the circular path on which the body was rotating, ठीक है। सर ऑपोजिट साइड के ऊपर जाना है एज पॉसिबल क्यों नहीं है? कहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है? सर ऑपोजिट साइड है, मतलब सेंटर की तरफ। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा, जब भी कभी हम सर्कुलर पाथ पे बात करते हैं तो आपने इसको एक स्ट्रिंग से बांध रखा है, जब आप इसको सर्कुलर पाथ पे रोटेट करा रहे हो, देन देयर इज अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ टेंशन देयर, जिसकी वजह से स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रेच्ड होती है, एंड दैट टेंशन इज ऑलवेज इनसाइड, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, जहां पर आपने इसको पकड़ रखा, ठीक है। अब इसके जस्ट ऑपोजिट, जैसे ही आप इसको छोड़ दोगे, यानी अंदर से आपने फोर्स हटा दी, तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑन विच इट टेंड्स टू मूव, ठीक है। यस सर। सो व्हाटएवर बी द पॉइंट वेयर यू आर लीविंग इट, आपने यहां इसको छोड़ा तो ये ऐसे जाएगा, आपने यहां अगर इसको छोड़ा होता तो ये ऐसे जाएगा,
आप यहाँ छोड़ते तो ये ऐसे जाएगा, और अगर आप यहाँ छोड़ते तो ये ऐसे जाएगा। तो जब भी कभी आप इसको छोड़ोगे तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, यानी डायरेक्शन इन विच इट विल फ्लाई ऑफ, वो डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होगा। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हो बेटा खुद। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया ही था। ठीक है, इसको आप कैसे भी ले लो, चाहे आप इसको वर्टिकल सर्कल में घुमा लो, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा लो, ऐसे। ठीक है, ईच टाइम व्हेनेवर यू लीव इट, इट विल मूव इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, Yes, sir. so this is the law of inertia and inertia of direction. So this is inertia of direction. तो यहां से हमने inertia के तीनों illustrations complete किए, और ऐसे illustrations बहुत सारे हो सकते हैं, and the best known illustrations are एक तो वो दिवाली पे आप वो चक्री वाला आप कह सकते हो, या फिर कटिंग ऑफ अ मेटेलिक रॉड बाय यूजिंग अ कटर। ठीक है, दूसरा वो जो मड वाला केस है, टायर्स के थ्रू पीछे मड वो फेंकता हुआ चलता है, अगेन एक वो भी एक केस हो सकता है। सो फर्स्ट लॉ इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है फर्स्ट लॉ में बेटा? No, sir. No, sir. Okay, let's move on to the most important one, the second law of inertia. Oh sorry, the second law of motion. अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा क्या है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में? एक्चुअल में जब भी कभी हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम एक ही चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं, और वो होता है फोर्स। तो सबसे पहली बात कि फोर्स है क्या? सेकेंड लॉ। अच्छा, सेकेंड लॉ कहता है, इट स्टेट्स दैट the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. Yani force acting on a body is directly proportional to the rate of change of momentum. अब यहाँ मोमेंटम क्या होता है? सबसे पहले, इससे पहले कि हम लोग फोर्स के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम को हम लोग p वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए देन इट इज मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एंड इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम का फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया, but what exactly the momentum is? So if you want to define momentum, then momentum can be defined as the amount of motion present in a body. Momentum is the amount of motion present in a body. अब देखो बड़ा फर्क है मोमेंटम। अभी हमने बात समझे, अगर लेट्स से कि एक हैवी ट्रक है, ठीक है, अब जनरली जो ट्रक का वजन होता है तो वो मोर देन 2000 kgs होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि एक इतना हैवी ट्रक मूव कर रहा है सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो इफ दैट बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर, तो दैट इज द मिनिमम वेलोसिटी, बहुत कम वेलोसिटी है, और आपको इतनी स्पीड से मूव करता हुआ वो ट्रक बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि वो रेंग रहा हो। ठीक है, लेकिन एक साइकिल अगर 5 मीटर पर सेकंड से मूव करती हुई आ रही है, ठीक है, तो वो आपको फिर भी थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से मूव करती हुई दिखाई देगी, बट ट्रक के हिसाब से 18 किलोमीटर पर आवर बहुत कम स्पीड है, साइकिल के हिसाब से वो अच्छी खासी स्पीड है, ठीक ठाक स्पीड है। लेकिन अब इन दोनों चीजों को लेट से कि हमने कहा कि वो एक वॉल के साथ जाके कोलाइड कर जाते हैं, ये एक वॉल है और ये आपका एक ट्रक था, ठीक, जो कि 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था।
और यहाँ आपके पास एक बाइसिकल है जिसपे के एक आदमी बैठा है और वो बाइसिकल को चला रहा है, ठीक है, और ये भी 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब दोनों जाके इस वॉल के साथ कोलाइड कर जाते हैं, ठीक। अब किस केस में वॉल को डैमेज ज्यादा होगा? Truck Sir, के in case case of truck, इन द Yes, केस ऑफ ट्रक। क्यों? बिकॉज ट्रक का मास ज्यादा है तो इट कैरीज मोर मोमेंटम विद इट, और मोमेंटम अगर जिस बॉडी का ज्यादा होता है तो उसको रोकने के लिए ऑपोजिशन ऑफर्ड इज मोर रिक्वायर्ड, है ना। तो वहां पर आपको ज्यादा ऑपोजिशन ऑफर करना पड़ेगा उसको। इट मींस के उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, है ना। मान लो कि ये जाके इस वॉल से टकराता है तो इस वॉल को इसको रोकने के लिए कुछ ऑपोजिशन ऑफर करना पड़ेगा ना। yes, sir. Yes, sir. और ये बिल्कुल रेस्ट पे आ जाए तो वो ऑपोजिशन उतना ही होना चाहिए एग्जैक्टली जितना के इसका मोमेंटम था, उतना ही होना चाहिए। उसी केस में ये 0 हो जाएगा इसकी वेलोसिटी यहाँ पर। लेकिन अगर बॉडी मतलब अगर वॉल उतना इनर्शिया ऑफर ना कर पाए तो क्या होगा? तो वॉल ब्रेक कर जाएगी। सेम इज द केस है। अब साइकिल बाइसाइकिल तो उतना मोमेंटम अपने साथ नहीं लेके आ रही ना। अभी जो पर्सन साइकिल चला रहा है ये कितने, इसका वेट कितना हो सकता है? मैं कहता हूँ 100 kg है, ठीक है। तो साइकिल का अपना वेट कितना होगा? लेट्स से के 20 kg है, तो 120 हुआ ज्यादा से ज्यादा। तो अब आप सोचो अगर इसका वेट 2000 kg था तो इसका मोमेंटम कितना हुआ? इसका मोमेंटम हुआ 2000 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना हो गया? 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। और इसका मोमेंटम देखो कितना हुआ, लेट्स से के ये 120 हो गया था इंटू 5, तो ये कितना हो गया? 600 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियरली ये मोमेंटम बहुत ज्यादा है, और मोमेंटम अगर ज्यादा है तो इस वॉल को ज्यादा डैमेज ट्रक ही कर सकता है, साइकिल से इसको ज्यादा डैमेज होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जितना ऑपोजिशन रिक्वायर्ड है इसको रोकने के लिए वॉल उतना ऑफर कर देगी, बट वॉल विल नॉट बी एबल टू ऑफर द अमाउंट ऑफ ऑपोजिशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रक, ठीक है। सर ये मास वाला पार्ट एक बार फिर से बता दो। मोमेंटम किसका ज्यादा होता है? अगर दो बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो द बॉडी विच इज हैविंग मोर मास इज हैविंग मोर मोमेंटम इन इट, ठीक है। अब जैसे इनर्शिया जिस क्वांटिटी पर रिप्रेजेंट कर रहा था वो मास था, तो मोमेंटम भी मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है, बट डिसाइडिंग फैक्टर इज ऑलवेज मास। अगर हम ये मान लें कि दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो, ठीक है। यस सर। अब बात आ गई कि मोमेंटम तो चलो हमने समझ लिया कि इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन द बॉडी, और न्यूमेरिकली इट इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। बट जब भी कभी आपसे मोमेंटम डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो कभी भी मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी की तरह से डिफाइन मत करना बेटा। हमेशा आप किसी भी चीज को डिफाइन करते हो तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन के साथ ही आपको उसको डिफाइन करना चाहिए। अब आ जाए फोर्स पे। हाउ कैन यू डिफाइन अ फोर्स? बिकॉज फोर्स के लिए Product of mass into प्रोडक्ट ऑफ मास acceleration. एंड एक्सेलरेशन। अच्छा देखो आप कितने समझदार हो, है ना, कि आपको अगर 2 मिनट पहले कोई बात बोली जाए तो आप उसको भी नहीं मानते हो। मैंने अभी बोला था, शायद 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फॉर्मूला की टर्म्स में डिफाइन नहीं करेंगे। कभी भी कोई भी पूछे, ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी बात है, आपको टेक्निकली अगर आगे टेक्निकल चीजों की स्टडी करनी है तो ये एक ऐसी बात है जिसको कहीं पर इस तरीके से एक नॉट लगा के रख लो कि हमें ये नहीं करना है। ये नॉट आपको याद दिलाती रहे कि मुझे ये काम नहीं करना है बेटा।
कि किसी भी चीज को हम इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉर्मूला डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि फोर्स के बारे में उसने कहा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब सोचो, मोमेंटम अपने आप में एक ऐसी चीज थी जिसको हमने डिफाइन करा दैट इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो मैं फोर्स को कैसे कह सकता हूं कि वो मास इनटू एक्सेलरेशन, उसकी डेफिनेशन होगी, फोर्स इज समथिंग व्हिच इज टू बी, आई मीन कि उसको हमें रटना नहीं है, हमें उसको समझना है, ठीक है। जिसको कि Sir? आप याद ना करें कि मास इनटू एक्सेलरेशन हुआ, भाई फोर्स होता गया। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फोर्स, आप छठी क्लास के बच्चे से पूछोगे, 7th क्लास के बच्चे से पूछोगे व्हाट इज फोर्स, तो वो कहेगा इट इज अ पुश और अ पुल, कहते हैं ना। Yes, Yes, sir. sir. इवन 9th क्लास का बच्चा भी कहता है इट इज अ पुश और अ पुल, एंड सरप्राइजिंगली क्लास 11th का बच्चा भी कहता है इट इज अ पुश और अ पुल। बट फोर्स को कभी भी पुश और अ पुल की तरह से भी आप डिफाइन नहीं करेंगे। तो आप कहते हो कि भाई सर फिर क्या करेंगे, तो फोर्स क्या हुआ, वो पुश भी नहीं है, वो पुल भी नहीं है, आप सब जगह लिखा हुआ है, आप मना कर रहे हो। मना सही कर रहा हूं बेटा। पुशिंग इज एन एक्ट, लाइकवाइज पुलिंग अ बॉडी इज आल्सो एन एक्ट। अब आप किसी चीज को पुश करते हो तो वो एक एक्ट हुआ, अब जब आप पुल करते हो तो वो भी एक एक्ट हुआ, ठीक है। तो वहां फोर्स कहां आ गई, आई मीन लेट्स से यू आर पुशिंग अ चेयर, तो आपने पुश किया चेयर को, तो फोर्स तो आपने अप्लाई करी थी ना, पुश थोड़ी अप्लाई करा था, Sir? है ना। तो फोर्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, पहले लिखें फोर्स की डेफिनेशन, फिर उसके बाद पूछूंगा क्या कहना चाह रहे हो। लिखो, it is an external agency, it is an external agency by the application of which, it is an external agency by the application of which an object, it is an external agency by the application of which an object changes its configuration or changes its position. It is an external agency by the application of which an object changes its position or changes its configuration. नाउ जैसे कि हमने डिफाइन करा इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी, तो सोर्स तो कुछ भी हो सकता है ना एक्सटर्नल एजेंसी का। आपने एक सोर्स लगाया, देयर आर अननोन सोर्सेज आल्सो। अब अगर आप नेचर में बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड न्यूक्लियर फोर्सेस। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट इन द नेचर। अब आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके सोर्स का पता ही नहीं होता, लग कहां से रहा है ना, ठीक है। Yes, sir. सर कोई लाइन रिपीट करना, वो क्रैक हो गया बीच में वॉइस में। It is an external agency by the application of which an object displaces from its position or changes its configuration. Yes, sir. ठीक है। अब 4 डिफरेंट तरह की फोर्सेस हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, और उन फोर्सेस की हम बात करें तो वो जो फोर्सेस हैं वो है बेटा आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको कि आप बहुत बार ऑब्जर्व करते हो। दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको भी आप ऑब्जर्व करते हो बट अनजाने में करते हो। तीसरी है आपकी मैग्नेटिक फोर्स, या हम ये कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, या आप सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स की भी बात कर सकते हो, ठीक है। और चौथी है आपकी न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब अगर देखें
तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो आप हमेशा डेली रूटीन में ऑब्जर्व कर रहे होते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट गिरा एंड इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक है। द वीकेस्ट फोर्स आउट ऑफ ऑल दीज थ्री, दिस वन इज द वीकेस्ट फोर्स। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं तो इसकी रेंज होती है बेटा 10 to the power minus 15 मीटर से few किलोमीटर की रेंज होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो few meters to किलोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होती है this can be observed only the distances below 10 to the power minus 15 meters। अब ये फोर्स आप कहोगे कि सर फिर इन फोर्सेस को हम देखें कहां। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपने देख ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऑब्जर्व करना बड़ा आसान है। आप क्या कर सकते हो, एक पेन लें, अपने पेन को अपने ड्राई हेयर में ऐसे रब करें और एक छोटे से पीस ऑफ पेपर को इससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, अट्रैक्ट हो जाएगा। किसी बहुत जबरदस्त ऐसे दिन पर जिस दिन मतलब रेनी डेज अभी चल ही रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी दिन मौसम ऐसा हो सकता है, थंडर स्टॉर्म्स आ सकते हैं, तो उस दिन जो आप लाइटनिंग ऑब्जर्व करते हो और साथ में उसकी जो साउंड आप ऑब्जर्व करते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने शायद, अगर आप लोगों ने लद्दाख ट्रैवल किया है, ठीक है, तो मैग्नेटिक हिल के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। वहां मैग्नेटिक हिल पे अप द स्लोप कार ऑफ इंजन में भी मूव करती है, तो दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और बार मैग्नेट से आप मैग्नेटिक फोर्स को वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। बट न्यूक्लियर फोर्स, अब न्यूक्लियर फोर्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको। आपने क्लास 10th में चार्जेस पढ़े थे? यस सर। ओके, अब आपने चार्जेस पढ़े थे बेटा, तो याद करो, आपने ये पढ़ा होगा लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये पढ़ा है ना सबने? Yes, sir. हाँ जी सर। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबने पढ़ा है? Yes, sir. सर केमिस्ट्री वाला? हाँ, अरे यस सर। एक ही होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ही होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स में अलग अलग नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने ये पढ़ा कि न्यूक्लियस का कॉम्पोजिशन क्या होता है? Proton and neutrons are there. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर, है ना? Yes, sir. Protons are Electrons. positively charged. Protons are positively charged, and neutrons are neutral. Charge, And yes. They have no electrons, charge. Electrons are electrons negatively charged. and electrons which are negatively charged, they revolve around the nucleus. होता है ना ऐसा? सर वैसे तो नहीं होता सर। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व नहीं करते वो around the सर nucleus? हमारे केमिस्ट्री सर ने बताया नहीं होता। सर वो हमने प्रूफ करके दिखाया सर क्लास में। अच्छा चलो, मतलब आपने पढ़ तो यही रखा है ना? सर बोर थ्योरी के हिसाब से हाँ करते हैं। हाँ, बोर्स थ्योरी के हिसाब से हाँ करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट यही तो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज NH/2π, है ना? चलो, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, देन व्हाई न्यूक्लियस इज सो हार्ड? व्हाई इट इज देयर के जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, दे आर सो टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, वो रिपेल क्यों नहीं हो जाते एक दूसरे से? उनको तो रिपेल कर जाना चाहिए। I mean, two positive charges always repels each other, two negative charges always repels each other. Then how come two positive charges are attracting with such a force that that particular region is called the hardest part of the atom? Why is it so? सर न्यूट्रॉन की प्रेजेंटेशन न्यूट्रॉन का न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल ही होता है, सर कोई और फोर्स भी होता है जो शायद उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, तो इसलिए वो साथ रहते हैं। वही न्यूक्लियर फोर्स होता है। यस सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मैंने बोला, 10 to the power minus 15 मीटर से few किलोमीटर्स में लाई करेगी, इसी के बीच में ऑब्जर्वेबल होगी, बट
बिलो 10 to the power -15 मीटर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्जर्व नहीं हो पाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं इन दैट केस। एंड देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, तो उसका डिस्कशन अभी हमें यहाँ नहीं करना, ठीक है। तो फोर्स की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई? अरे एक बार फैक्टर्स भी बता दो, आपने टॉपिक अच्छा उठाया है। नहीं, टॉपिक तो अच्छा उठाया है बट ये पेपर में नहीं आएगा ना, इसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। सस्पेंस में छोड़ के जा रहे हो, आपने इतनी अच्छी बात बोली, हम सब सोच रहे हैं अब। नहीं, सब सिर्फ तुम सोच रही हो और कोई नहीं सोच रहा, तुम अलग से पूछ लेना, ठीक है। सर बता दो सर। बेटा देखो, बेटा समझो, समझा बता करो, दो सर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हमें इसको आगे कैरी करना है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे डेफिनेटली, आई प्रॉमिस, ठीक है। चलो ओके सर। तो फोर्स हमने बोला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, और p का हमने फॉर्मूला निकाल लिया, मास इनटू वेलोसिटी। तो आप फोर्स को कैसा लिख सकते हो, तो फोर्स कैन बी रिटन एज k टाइम्स ऑफ dp by dt, और यहां अगर हम करें कि k की एम्पिरिकल वैल्यू 1 हो तो f वेक्टर इज इक्वल टू d by dt ऑफ m into v। अब मास तो कांस्टेंट है बॉडी का, चेंज नहीं होगा, so we are left with dv by dt, and now what is dv by dt? Acceleration. So force is mass into acceleration, ठीक है। so its SI unit is kg meter per second square, या फिर हम इसको कहते हैं न्यूटन, ठीक है। सर पर ऐसे फोर्स के कुल मिला के कितने फॉर्मूले हो गए? दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला। जब भी कभी हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके सर। अब फोर्सेस को अगर हम लोग ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें फोर्स का, तो फोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन इज बैलेंस्ड फोर्सेस और दूसरी होती हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब एक बात याद रखना, किसी भी बॉडी के अंदर जो मोशन होता है, दैट मोशन इज ड्यू टू द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन इन अ बॉडी। ध्यान से देखेंगे, अब इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। मान लो कि मेरे पास ये एक बॉडी है, अब ये बॉडी अभी मूव नहीं कर रही, स्टेशनरी है ना। यस सर। तो इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाली सभी फोर्सेस का सम क्या हो गया, 0 हो गया। सर यानी बैलेंस्ड फोर्सेस में summation of all the forces at that point is 0। लेकिन अगर मैं इस बॉडी को, अभी मैंने ऐसे पकड़ रखा है और ये बॉडी स्टैटिक है, इट मींस इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर जा भी रहा होगा, यानी अर्थ इसको जितनी फोर्स के साथ अपनी तरफ पुल कर रही है, मैंने उसको काउंटर कर रखा है, और मैंने काउंटर कर रखा है तो ये किस पर है, स्टैटिक है, स्टेशनरी है। अगर मैं ये जो काउंटर फोर्स है इसको हटा दूं तो बॉडी कहां गिर गई, नीचे की तरफ गिर गई। इट मींस अनबैलेंस्ड फोर्स यहां से, जो हमने इसको बैलेंस कर रखा था, बैलेंस्ड फोर्स यहां से रिमूव हो गई, तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। अब आप इसको फिगर के हिसाब से ध्यान से समझें। मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि मैंने एक बॉडी को यहां पर सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, और इस बॉडी का मास है m और इसका वेट क्या हो जाएगा, mg, ठीक है। ठीक है बेटा। यस Yes. सर। तो ये जो mg होता है, इट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स। जो डायरेक्शन ऑफ वेट होती है, इवन हमारा वेट भी, हमारा वेट एग्जैक्टली हमारे नेवल सेंटर पर लाया करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहां से
हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो वेट है इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो व्हाटएवर बी द ऑब्जेक्ट विद यू आर हैविंग, उसका वेट कहां जा रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, जहां पर आप खड़े हो उसके परपेंडिकुलर जा रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो हमेशा किसी भी बॉडी के वेट को जब भी कभी आप दिखाएंगे तो हमेशा ऐसे ही दिखाएंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो दिस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्प्रिंग के साथ बांध रखा था, तो जितनी वेट से ये नीचे जा रहा है उतनी ही फोर्स यहां पर एक बैलेंस फोर्स लग रही है ना? तो ये स्टैटिक है. देखो एग्जैक्टली ऐसे, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इसके साथ ऐसे सस्पेंड कर दिया, तो अभी क्या हो गया? स्टेशनरी है, ये स्टैटिक है ना? नॉट गोइंग एनीवेयर, डाउनवर्ड्स नहीं जा रहा. ठीक है. लेकिन अगर मैं ऊपर से स्ट्रिंग को काट दूं तो क्या होगा? ये कहां जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा. तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस तरफ जाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स की तरफ जाता है, क्योंकि ये वाली फोर्स तो आपने जैसे इसको रिमूव करा तो ऑब्जेक्ट कहां गिरेगा? डाउनवर्ड्स गिरेगा. ठीक है. सर पर ऐसे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, ग्रेविटी की. हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो वो स्टेशनरी किसी और फोर्स की वजह से, कोई और एक फोर्स है जो कि उसको वहां पर रोके रखा हुआ है. अगर मान लो आप वो फोर्स हटा दें तो वो ऑब्जेक्ट गिर जाएगा. यस सर. जैसे लेट्स से कि मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर, ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है. ठीक है. अब इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर मैं कितनी हैवी कोई चीज रख सकता हूं, वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना ऑपोजिशन ऑफर करेगा उसको, है ना? लेट्स से कि मैंने इसके ऊपर एक चीज यहां रखी. ठीक है. अगर ये ऑब्जेक्ट, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट हेवी इनफ टू ब्रेक दिस सरफेस, तो यानी इसके वेट को ये वाला सरफेस काउंटर कर लेगा ना? हाँ जी सर. लेकिन जैसे ही ये वेट ज्यादा हो जाएगा तो ये सरफेस ब्रेक होके ऑब्जेक्ट कहां गिर जाएगा? नीचे. नाउ द बेस्ट एग्जांपल इज द पॉलीथिन. अब आपके पास अगर कोई एक पॉलीथिन है, आप उसके अंदर लेट्स से कि आप दुकान वाले के पास जाते हो या सब्जी वाले के पास जाते हो, आप उसे कहते हो कि इतनी सारी सब्जी आपने ले ली, तो वो आपको ना एक 5 kg की पॉलीथिन के अंदर कुछ चीजें डाल के दे देता है. ठीक है. तो क्या आप 5 kg की पॉलीथिन के अंदर 10 kg सामान ला सकते हो? नहीं ला सकते. अगर आप कैरी करने की कोशिश करोगे तो वो जो पॉली बैग होगा वो टूट जाएगा. यस सर. यस सर, फट जाएगा. इट मींस कि वहां पर अनबैलेंस्ड फोर्स ज्यादा हो गया. तो अनबैलेंस फोर्स ज्यादा हो गया तो बॉडी कहां आ गई? नीचे की तरफ आ गई, है ना? हाँ जी सर. इसको हम समझ सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली कहता क्या है? इसको रब कर दूं? यस सर. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है to every action there is an equal and opposite reaction. The most famous statement जो कि सबको याद रहती है, third law, to every action there is an equal and opposite reaction. अब आप समझो, let's say कि यही वो प्लेन ऑफ पेपर है, यानी कि एक पेपर मैंने ऐसे रखा, या चलो छोड़ो एक टेबल ले लेते हैं, या आपके पास एक टेबल है. ठीक है. और इस टेबल के ऊपर यहां बिल्कुल सेंटर पे आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया. ठीक. लेट्स से कि इस ऑब्जेक्ट का अपना कुछ वेट था, वो वेट कहां जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. हमने बोला mg, डाउनवर्ड्स गया. अब ये ऑब्जेक्ट वेट अपना किसके ऊपर रख रहा है? ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल. लेकिन टेबल का सरफेस भी तो इसको कोई फोर्स लगाएगा.
दैट फोर्स इज मूविंग अपवर्ड्स। अगर मैं इस फोर्स को F1 बोलूं तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी। F1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, F2 की डायरेक्शन अपवर्ड्स। ठीक है, यही हुई ना। Yes, sir. अब दोनों फोर्सेस इतने सफिशिएंट अमाउंट में एक्ट कर रही हैं दैट बॉडी इज नाइदर मूविंग अपवर्ड्स नॉर मूविंग डाउनवर्ड्स। दिस इज लाइक अ टग ऑफ वॉर। अब टग ऑफ वॉर में क्या हो रहा होता है, ठीक है, आपने एक रस्सी ली, कुछ लोग इधर से पकड़ते हैं, कुछ लोग इधर से पकड़ते हैं और दोनों उसको खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ज्यादा फोर्स लगा देगा, जिस तरफ की फोर्स ज्यादा हो जाएगी, दूसरी वाली साइड उसी तरफ मूव कर जाएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल ठीक बात है। हम ऐसा कह सकते थे कि ये आपके पास वो रोप है और यहाँ ये 3 लोग हैं और यहाँ ये 3 लोग हैं और ये आपका सेंटर था एंड दिस इज द लाइन, सेंट्रल लाइन। आपको इसको क्रॉस करना था। मान लो कि ये लोग इसको इधर खींच लें, ये सब इधर आ जाए, तो इट मींस ये वाली जो फोर्स थी वो ज्यादा हो गई। लेट्स से कि ये F1 था और ये इधर खींच रहे थे F2। अब F1 अगर बड़ा हो गया F2 से, तो तभी उसी केस के अंदर ये पूरी की पूरी, ये पूरा का पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये F1 क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज नॉट बैलेंस्ड बाय F2। अभी राइट नाउ क्या हो रहा है, बॉडी रेस्ट पर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज बैलेंस्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ F2। इस F2 को बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन को आपकी बुक्स में या तो N से रिप्रेजेंट किया गया है या फिर R से। तो आप देखेंगे कि ये है R। So R is the force applied by the surface of table in this case, surface of table in this case on the body। ठीक है, अब इस बॉडी ने फोर्स लगाई थी किस पे, सरफेस पे, तो सरफेस ने भी फोर्स लगाई किस पे, बॉडी पे। ठीक है, Yes, ठीक है sir. बेटा। अब इसका दूसरा इलस्ट्रेशन क्या हो सकता है, मान लो कि ये बॉडी कुछ ज्यादा ही हैवी हो गई, तो उस केस में क्या होगा, ये सरफेस ब्रेक कर जाएगा ऐसे, तो ये बॉडी नीचे की तरफ आ जाएगी, है ना। तो mg नीचे r ऊपर, तो इस केस में हुआ क्या, mg बड़ा हो गया किससे, r से, तो बॉडी कहां आ गई, डाउनवर्ड्स, और उसने इस वाले सरफेस को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. तीसरा केस, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इतना ज्यादा हो जाए कि बॉडी सरफेस को छोड़ के ऊपर चली जाए और वेट नीचे की तरफ ही लगता रहे। ऐसा कब होता है, क्या आपने ऑब्जर्व किया ऐसा कहीं पे? Sir, rocket. Yes. रॉकेट कुछ और, रॉकेट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रॉकेट इज द केस ऑफ वेरिएबल मास। वेरिएबल मास के केसेस हम पढ़ते ही नहीं है, हम जनरली हर जगह पे मास को कांस्टेंट मान लेते हैं। याद कर लो, बेशक से 2 सेकंड लगा के या 5-10 मिनट लगा के बाद में याद कर लेना, आपने वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा है, अभी तक कहीं नहीं पढ़ा। यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन वर्क एनर्जी एंड पावर में रॉकेट पढ़ेंगे, वेरिएबल मास का केस है। सर किससे रिलेटेड एग्जांपल देने थे सर, कोई बताना। एग्जांपल ये देना था कि अनबैलेंस्ड फोर्स वेट के बजाय नॉर्मल रिएक्शन हो जाए। ऐसा कहीं देखा है? देखा हुआ है। अम्यूजमेंट पार्क्स में आप सभी लोग जाते हो, और नहीं तो आपसे 1.5 साल पहले तक जाते ही थे, ठीक है। तो वहां पर वो ट्रैम्पोलिन होता है जिसके ऊपर आप कूदते हो और जंप करते हो और ज्यादा हाइट गेन कर जाते हो ना, बार बार मल्टीपल टाइम्स जंप करके।
देखा है वो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो आप जो हाइट गेन करते हो वो ट्रैम्पोलिन उतना आपके वेट से स्ट्रेच तो नहीं होता नीचे की तरफ, लेकिन जो हाइट आप गेन करते हो वो ज्यादा गेन कर जाते हो, है ना? Yes, sir. It means the normal reaction offered by the trampoline is larger than your weight. So normal reaction is greater than your weight in that case. सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वहां पर स्प्रिंग्स की वजह से, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से, Okay. ठीक है? So it happens due to the elasticity. So these are some special conditions, but most often हम जो conditions देखते हैं वो है एक तो ये वाली, either the body is at rest, और या फिर ये वाली. अब let's say कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से किस किसने चारपाई देखी है चारपाई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कुछ लोग खाट कहते हैं, कुछ लोग मंजी कह देते हैं, है ना? ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल एक चारपाई के ऊपर 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, बट उसकी अपनी एक लिमिट है कि वो कितना वेट झेल सकती है, यानी नॉर्मल रिएक्शन कितना ऑफर कर सकती है. इफ द वेट अप्लाइड इज ग्रेटर देन द नॉर्मल रिएक्शन, तो उस केस में खाट टूट जाएगी. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. दूसरा एक और केस, आजकल सभी के घर में ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल फैशन है, ये शीशे की होती है, Yes, sir. ठीक है, और शीशे की उस नाजुक सी सेंटर टेबल के ऊपर, इवन आजकल तो डाइनिंग टेबल भी शीशे की होती है, ठीक है, उसके ऊपर आप लोग बहुत संभाल के काम करते हो उसको. क्या आप उस पर चढ़ते हो रोज? नहीं चढ़ते हो ना. और अगर चढ़ते भी हैं तो 2-3 लोग इकट्ठे तो कभी भी नहीं चढ़ते होंगे. अब मान लो कि कहीं का बल्ब चेंज करना है, तो जनरली वी यूज टू कि भाई चलो यार टेबल को इधर ले आओ, इस पे चढ़ के बल्ब चेंज कर लिया, सीएफएल चेंज कर ली, ठीक है, या कुछ और काम करना था, लेट्स से के कर्टन्स हैं, कर्टन्स ठीक करने थे, टेबल पे चढ़ के कर लिए. क्या उस शीशे की सेंटर टेबल पे करते हो आप? नो. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि जो हमारा वेट है शायद वो इतना ज्यादा ना हो जाए कि जो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड है, अब इतनी टेक्निकल बात नहीं जाती है दिमाग में कि नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड, ठीक है, हाँ ये जरूर जाता है कि हमारा वेट ज्यादा है, ये टूट जाएगी. वो क्यों टूटती है? वो इसीलिए टूटती है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ कि आपका वेट नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा ना हो जाए. अगर वेट नॉर्मल रिएक्शन से ज्यादा हुआ तो वेट अनबैलेंस्ड फोर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट प्ले एनी रोल, और जो सरफेस है वो ब्रेक कर जाएगा. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां से सभी को क्लियर हो गया बेटा? व्हाट इज थर्ड लॉ एंड व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? Yes, sir. किसी को थर्ड लॉ और नॉर्मल रिएक्शन में कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ध्रुव, नो सर. समझ आ रहा है बेटा? यस सर. ठीक है. मिश्री ने पहले ही थम्स अप कर दिया. निकिता? Yes, sir. समझ आ रहा है. ठीक है. प्रतीक? यस सर. ओके. लक्ष्य क्लियर है? यस सर. वंश? संस्कृति? Yes, sir. ओके. लावण्या? Yes, sir. लावण्या क्लियर है बेटा? देव क्लियर है? दक्ष? क्लियर है सर, क्लियर है, Yes, sir. Clear है sir. क्लियर है सर. चलो ठीक है. ओके. ठीक है लावण्या, ओके, मैंने मैसेज पढ़ लिया. अब बात करते हैं थर्ड लॉ के साथ एक और नई चीज के बारे में,
और वो नई चीज क्या है? वो है बेटा आपका एक नई टर्म, एक नया टॉपिक, और वो है इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स को I से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप जब इम्पल्स को डिफाइन करेंगे तो इम्पल्स को हम डिफाइन करते हैं एज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इम्पल्स इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। चेंज इन मोमेंटम, तो ये होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इसको हम लिखेंगे m v माइनस u, यानी या तो आप लिखें mv माइनस mu, या फिर आप सीधा सीधा लिख दें mv माइनस u। देयर इज वन मोर मेथड जिससे कि आप इम्पल्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। तो वो होगा I इज इक्वल्स टू, जब हमने बोला चेंज इन मोमेंटम, तो जब आप फोर्स लिखते थे तो आप क्या लिखते थे? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर आप इसको लिख सकते थे डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो चेंज इन मोमेंटम को हम f इंटू डेल्टा t भी तो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं बेटा? Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम को हम f इंटू डेल्टा टी भी लिख सकते हैं ना? तो SI यूनिट इंपल्स की क्या रहेगी? kg मीटर पर सेकेंड। बट इंपल्स को हम समझें कैसे? अच्छा, एक छोटी सी चीज, लेट्स से कि आपके पास एक कॉस्को बॉल है और आपके पास एक लॉन टेनिस रैकेट है, और आप लॉन टेनिस रैकेट से कॉस्को बॉल को हिट करते हो। द टाइम फॉर विच द बॉल एंड द रैकेट आर इन कॉन्टैक्ट बहुत छोटा होगा ना? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स के अंदर होगा। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन द अमाउंट ऑफ मोमेंटम विच इज बीइंग चेंज्ड वो बहुत ज्यादा होगा। तो इसका सर मतलब भाई लाइन रिपीट करना। अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज्ड, बॉडी का जो मोमेंटम है, जो बॉल का मोमेंटम है, जो चेंज हुआ वो बहुत ज्यादा होगा। Yes, sir. हाँ, लेकिन कितनी देर के लिए बॉल और रैकेट आपस में कांटेक्ट में थे? फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। तो उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है डेल्टा टी से, एंड व्हाट यू आर अप्लाइंग ऑन द बॉल, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, है ना? जब आपने बॉल को हिट करा तो आपने क्या अप्लाई किया? एक फोर्स अप्लाई किया ना? Yes, sir. तो फोर्स इनटू डेल्टा टी इज इंपल्स एंड इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है? ठीक है बेटा, क्लियर है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear है. Yes, sir. किसी को इस एक्सप्रेशन में कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. ठीक है, तो इम्पल्स हुआ, मोमेंटम हुआ, सेकंड लॉ हुआ, थर्ड लॉ हुआ। अब बात करेंगे अच्छा, इम्पल्स को मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अच्छा, एक सिनेरियो लेते हैं। जब मान लो ये एक वॉल है और एक बॉल है, ठीक है? ये बॉल मूव कर रही है विद अ सर्टेन वेलोसिटी, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से, और इसका मास है बॉल का
40 ग्राम्स। ठीक है, एक बॉल जिसका मास है 40 ग्राम्स और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इट हिट्स द सरफेस ऑफ द बॉल और ये टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में आ जाती है। ठीक है, now it is moving with 10 meter per second again after the collision and its mass is still 40 grams. It means there is no loss of momentum and no loss of energy. Calculate the change in momentum of the body. फटाफट बताएं change in momentum क्या होगा? So 0. Okay. और कोई? Sir, 0. गुड। और कोई बेटा? सर 0 है। शाबाश। ठीक है, तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेरी गुड। नहीं, चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं होगा। देखें ध्यान से बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला फिर से, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? Vector quantity. वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। वेरी गुड। तो बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? मास इनटू वेलोसिटी, v इनिशियल। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसको आप लिख सकते हैं, m तो खैर कॉमन ही है, तो ये हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल, है ना? होगा? इतना तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब ध्यान से देखो, 40 ग्राम, मैंने क्या लिया इसको? 1000 से डिवाइड कर दिया। अब वेलोसिटी की बात करो। फाइनल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। Yes, sir. So this will be taken with negative sign, -10, Yes, sir. minus of initial velocity तो 10 था ही, so this will be 40 into 20 with a negative sign upon 1000 kg meter per second। मोमेंटम को यूज करते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. जिसने 0 बोला था, सबको समझ में आ गई कि गलती कहां पे है? Yes, यस sir. सर। सना, क्लियर हो गया? Yes, sir. वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो बेटा, हमेशा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, सबसे पहले मैग्नीट्यूड के बजाय डायरेक्शंस देखा करो। डायरेक्शंस अगर आपको क्लियर होंगी, then it will be more easier for you to solve the numericals। ठीक है, अच्छा, तो आज तक का यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है? इतने की सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग इतने को पहले वीडियो को दोबारा देखेंगे, पढ़ेंगे, बुक्स को फॉलो करो बेटा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट सैटरडे को टेस्ट एंड संडे को 8 से 10 सुबह आपकी न्यूमेरिकल क्लास, वो फिक्स है। ठीक है, Yes, sir. Thank you. तो ये सभी को ज्वाइन करनी है बेटा संडे वाली क्लास। टेस्ट सभी को देना है। ठीक है, सिर्फ 1-2 लोग जो नए हैं वो अगर नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, बट मैक्सिमम लोगों को टेस्ट भी देना है और क्लास भी ज्वाइन करनी है। ठीक है, Yes, sir. चलो। मतलब टेस्ट के साथ क्लास भी ज्वाइन करनी है? नहीं, मतलब अगली क्लास तो ज्वाइन करोगे ना, कोई मिस मत करना कहने तो का, ठीक है सर। ये बात है। तो जो आपने असाइनमेंट दी थी प्रोजेक्टाइल की,
उसका क्वेश्चन 14 बता दो। उसका क्वेश्चन नंबर 14। 14 यस सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, a horse lying on the ground shoots a stream of water upwards at an angle of 40 degree to the horizontal, यही वाला ना? यस सर। ठीक है, अब देखो एक पाइप है, it is lying on the ground and it shoots water like this. तो ये जो एंगल है ये कितना है? 40 डिग्री, ठीक है? यस सर। The speed of water is 20 meter per second as it leaves the hose. तो ये वेलोसिटी हो गई उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? How high up will it strike a wall which is 8 meter away? Let's say कि 8 मीटर दूर एक वॉल है, तो how high up it will strike the wall? अब ये जो डिस्टेंस है आपको ये 8 मीटर दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपके पास क्या थी? y is equals to x tan theta minus of kx square, यही था ना बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो ना इस क्वेश्चन के अंदर मैं कैसे पता लगा मुझे कि मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगानी है? मुझे ऐसे पता चला कि उसने y में से निकालने को बोल दिया एंड क्वेश्चन में वो ये नहीं कह रहा कि जहां पर वो हिट कर रहा है वो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है? तो उसने नहीं कहा। दूसरी बात, वो उसने मुझे x डिस्टेंस भी दे दिया, लेकिन ये x डिस्टेंस इज नॉट द हॉरिजॉन्टल रेंज और नॉट इन एनी रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, ऐसा भी कुछ नहीं कहा उसने, ठीक है? यस सर। तो मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगानी पड़ेगी यहाँ पर कि इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए वो यहाँ हिट कर रहा है वॉल को, इतनी हाइट पे हिट कर रहा है। तो लेट्स से कि ये हाइट मेरी y हो गई, ठीक है? तो x की वैल्यू तो मेरे को दे रखी है उसने 8 into tan 40 माइनस ऑफ, अब k कितना था? k था हाफ g x स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर नहीं, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u कितनी हो गई? 20, तो 20 का स्क्वायर cos 40 का स्क्वायर और x स्क्वायर, x कितना था? 8 का स्क्वायर। तो सारी की सारी वैल्यूज डाल दी, आंसर आ गया। यस सर। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज पढ़ के ये समझना है कि लैंग्वेज कह क्या रहा है, वो हमसे पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है, डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है? cos 40 कैसे निकालेंगे? cos 40 कैसे निकालेंगे? अच्छा एक काम कर देना, बस एक फेवर कर देना मुझे, नेक्स्ट क्लास में जो शुरुआत के 5-7 मिनट होंगे आपको ये टेबल ही सिखा दूंगा। बस आपको फेवर ये करना है कि मुझे नेक्स्ट क्लास से 1-1.5 घंटा पहले सिर्फ ये बता देना कि सर आज पहले टेबल सिखा दो, ठीक है? यस सर। एक मैसेज या फोन कर देना बस। यस। ठीक है बेटा, उसके लिए मुझे स्क्रीन शेयरिंग करनी पड़ेगी, तो आप एक फोन कर देना, वो मैं सिखा दूँ। यस। चलो नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर आज मैं आपको रात तक एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगा, ठीक है? सर हाँ समीर बोलो। सर संडे की क्लास सुबह ही होगी या शाम को रख सकते हैं? सुबह कोई प्रॉब्लम है? नो सर, सुबह वैसे रख सकता हूँ पर अगर शाम को हो जाए तो बेटर है। एक्चुअली शाम के लिए जैसे उन बच्चों ने कुछ ने बोला उनकी आकाश की क्लास होती है, तो आकाश का जो बैच होता है बेटा वो उनका 2:30 से लेके रात को 8:30 तक होता है। द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग विद क्लास 12 स्टूडेंट्स आल्सो, सेम प्रॉब्लम। तो वो उनका 2:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक क्लास होती है उनकी आकाश की, तो इसीलिए फिर मैंने सुबह का टाइम रखा 8 to 10। ओके सर, 8 to 10 कर लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके बेटा। तो एक मोशन एंड मेमोरी का जो क्वेश्चन था वो अगली क्लास में करना है। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? तो अभी चार्ट पे देखते
कोई नहीं, अगली क्लास में कर लेंगे, मेरे को भेज दो आप, या मैं बीच में समझा दूंगा आपको अलग से, आप क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है? Yes, sir. हाँ, अलग से करा दूंगा।